हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस का जो एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स दिया है, हम वो सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी चैनल लिंक जरूर से शेयर कीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, रिटेलर इज इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, इनडायरेक्ट हियर इन इज सेपरेट एंड डायरेक्ट इज सेपरेट। इनडायरेक्ट मतलब वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में रहता है विद अल्टीमेट कंज्यूमर्स। तो आपको इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है, मतलब आपको बताना है कि ये है ना रहता है। तो इस कैसे पता चलता है कि ये डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है, तो उसको आपको स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। तो यहाँ पर रिटेलर, पहले तो आपको मीनिंग लिख देना है कि रिटेलर कौन होता है। तो रिटेल ट्रेड क्या होता है? तो रिटेल ट्रेड इज अ बिजनेस एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटी है जो कि एसोसिएटेड है, मतलब रिलेटेड है विद द सेल ऑफ गुड्स टू फाइनल कंज्यूमर्स। जो रिटेल ट्रेड होता है उसमें क्या होता है, गुड्स सेल किया जाता है, फाइनल कंज्यूमर को बेचा जाता है, सेल ऑफ गुड्स टू द फाइनल कंज्यूमर्स। एंड जो रिटेलर होता है, रिटेलर इज वन हु परचेसेस फ्रॉम द होलसेलर। रिटेलर वो होता है जो होलसेलर से परचेस करता है, और कभी कभी समटाइम्स क्या है, डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोड्यूसर, वो है ना प्रोड्यूसर से डायरेक्टली है ना परचेस करता है। एंड फिर है ना वो जो भी प्रोडक्ट्स वो परचेस करता है उनको स्मॉलर क्वांटिटीज में वो धीरे धीरे है ना सेल करता है फाइनल कंज्यूमर्स को। तो आपने अपने लोकेलिटीज में देखे होंगे कितने सारे जनरल स्टोर्स है, ग्रोसरी शॉप्स है, वो सब कौन है? वो सब रिटेलर्स है, क्योंकि वो स्मॉल क्वांटिटीज में फाइनल कंज्यूमर्स को, मतलब अगर आप और मैं वहां पर परचेस करके लाएंगे कोई गुड्स, तो आपका और हमारा वो बिजनेस नहीं है। वो गुड्स हम हमारे पर्सनल, हमारे लिए हम यूज करने के लिए वो गुड्स खरीदेंगे, तो उसे है ना बोला जाता है कि भाई फाइनल कंज्यूमर परचेस करते हैं रिटेलर से ना। ये जो रिटेलर होता है ये है ना लिंक होता है, मतलब ये है ना कड़ी की तरह होता है होलसेलर एंड समटाइम्स मैन्युफैक्चरर एंड किसके, अल्टीमेट कंज्यूमर्स के बीच में। मतलब वो जब डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से खरीदता है तो वो लिंक हो गया मैन्युफैक्चरर एंड कंज्यूमर के बीच का लिंक है ना रिटेलर हो गया। और अगर वो होलसेलर से खरीद रहा है तो वो है ना होलसेलर एंड कंज्यूमर के बीच में लिंक हो गया। तो रिटेलर इज द लिंक बिटवीन होलसेलर और समटाइम्स मैन्युफैक्चरर एंड अल्टीमेट कंज्यूमर। ना अल्टीमेट कंज्यूमर मतलब जैसे मैंने आपसे कहा कि जो है ना अपने लिए उपयोग में लेने के लिए सामान खरीदते हैं, यूज में लेने के लिए प्रोडक्ट्स खरीदते हैं ना। द कंज्यूमर्स है विजिट द रिटेल आउटलेट, मतलब आउटलेट मतलब शॉप्स, रिटेल शॉप्स पे वो है ना विजिट करते हैं एंड परचेस करते हैं गुड्स फ्रॉम द रिटेलर। रिटेलर से गुड्स परचेस करते हैं वो, तो रिटेलर से वो डायरेक्टली परचेस करते हैं, इसीलिए जो रिटेलर है वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आता है अल्टीमेट कंज्यूमर के। तो यहाँ पर 10 रिटेलर इज इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ अल्टीमेट कंज्यूमर्स। तो आपको इस तरीके से अपने स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। इजी है, लेकिन इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ना। कॉमर्स इज अ वाइडर टर्म देन ट्रेड। ट्रेड से बड़ा टर्म है, वाइडर टर्म है कॉमर्स। कॉमर्स बड़ा टर्म है। तो कॉमर्स क्या है? तो कॉमर्स है, पहली बात तो कॉमर्स है ना ये बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट है। कॉमर्स इज दैट पार्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी जो कि है ना किससे रिलेटेड है, किससे कंसर्न है, किससे जुड़ा हुआ है। तो कॉमर्स इज कंसर्न विथ, इट इज कंसर्न विथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय इंडस्ट्री। इंडस्ट्रीज जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं उससे ये है ना जो कॉमर्स है वो रिलेटेड है। कॉमर्स जो रिलेटेड है, कंसर्न है वो डिस्ट्रीब्यूशन की, भाई है ना एक बार प्रोडक्ट्स है ना प्रोड्यूस हो गए तो फिर उसके बाद में वो जो प्रोडक्ट्स है उनको है ना डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब मार्केट तक पहुंचाने का, डिस्ट्रीब्यूशन का काम एंड सर्विस प्रोवाइड करने का काम कॉमर्स करता है ना। ट्रेड डिनोट, ट्रेड का मतलब क्या है? तो यहाँ पे क्योंकि ट्रेड वर्ड आया तो ट्रेड का मीनिंग भी आप लिख दीजिए। तो ट्रेड डिनोट मीन्स, ट्रेड मीन्स denote means, it means, trade means buying and selling of goods and services. Now trade is an exchange of goods and services. trade क्या है? ये exchange of goods and services है। and ये exchange किसके लिए होता है? पहले तो barter system था, राइट। ट्रेड जो होता था वो barter system के अकॉर्डिंग होता था, एक गुड्स के बदले में दूसरा गुड्स खरीद लिया जाता था, राइट। लेकिन अभी किस लिए है? तो मनी और मनी इज वर्थ।
तभी भी कहीं कहीं कोई कोई ट्रांजैक्शंस में क्या होता है, दूसरे प्रोडक्ट्स के बदले में ऐसे मतलब बड़े बड़े डीलर्स होते हैं वो डीलिंग कर लेते हैं, तो मनी और मनीज वर्थ। नाउ कॉमर्स है ना वो डिवाइडेड है, वो फर्दर डिवाइडेड है, तो किस चीज में डिवाइडेड है, तो कॉमर्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू, तो ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। कॉमर्स में के जो पार्ट्स है वो है ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो ट्रेड इज अ पार्ट ऑफ कॉमर्स, तो जैसे ट्रेड है ना कॉमर्स का ही पार्ट हो गया, टुकड़ा हो गया, फ्रैक्शन हो गया, इसीलिए हम वैसे देखो तो फिर हम बोल सकते हैं ना कि कॉमर्स बड़ा है, तो यहाँ पर ट्रेड ये है ना हेल्प करता है ट्रांसफर करने के लिए ओनरशिप एंड पोजीशन ऑफ गुड्स, गुड्स की पोजीशन है, जो ओनरशिप है सर्विसेज की एंड गुड्स की, वो सेलर से बायर तक पहुंचाने का काम करता है, फैसिलिटेट करता है, मतलब प्रोवाइड करता है, ट्रेड प्रोवाइड करता है। और कॉमर्स क्या करता है, कॉमर्स वो पहुंचाने का काम करता है, कॉमर्स ब्रिजेस द गैप, वो है ना जो गैप है उसको पूरा करने का काम करता है प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स के बीच में जो गैप होता है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स तक नहीं पहुंचते हैं। तो ये जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी इज मनी वर्थ है, उसमें जो है ना गैप आता है प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर के बीच में, जो गैप रहता है वो कौन पूरा करता है, तो वो कॉमर्स है ना पूरा करता है, फुलफिल करता है। इसीलिए हम लास्ट में आपको स्टेटमेंट इस तरीके से लिखना है, हैंस कॉमर्स, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो कॉमर्स है ये वाइडर टर्म है, ये बड़ा टर्म है देन द ट्रेड, क्योंकि ट्रेड तो इसी का पार्ट है, कॉमर्स का ही पार्ट ट्रेड है एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड को हम एड्स टू ट्रेड भी बोलते हैं। नाउ थर्ड वन यहाँ पर कि रिस्क इज इनएविटेबल इन बिजनेस एक्टिविटीज, मतलब आप है ना रिस्क को पूरा हटा नहीं सकते हो बिजनेस एक्टिविटीज में। हटा सकते हैं क्या, हम रिमूव कर सकते हैं क्या, नहीं, हम इसकी जो इंटेंसिटी है उसको कम कर सकते हैं, लेकिन पूरी की पूरी रिस्क को हम रिमूव नहीं कर सकते हैं। तो आपको ये स्टेटमेंट जस्टिफाई करना है। तो आंसर 3, रिस्क इज की एलिमेंट ऑफ एवरी बिजनेस, हर एक बिजनेस का ये की फैक्टर है, एलिमेंट मतलब की फैक्टर है रिस्क। एवरी बिजनेस विच इज कंसर्न, हर एक बिजनेस जो है ना कंसर्न है, रिलेटेड है विथ एक्सपोजर टू लॉस, कभी भी किसी भी बिजनेस में लॉस हो सकता है। एंड ये लॉस किस वजह से होता है, तो लॉस तो सीधी सी बात है जब कोई कंडीशंस फेवरेबल कंडीशंस नहीं है बिजनेस के लिए, अनफेवरेबल कंडीशंस में जब अनफेवरेबल कंडीशंस होते हैं तो वो क्या होता है कि जो बिजनेस में लॉस होने का चांसेस रहता है। तो अनफेवरेबल एंड अनडिजायरेबल इवेंट की वजह से ये जो लॉस सामने आ जाता है कि भाई लॉस है ना बेयर करना पड़ता है बिजनेसमैन को। नाउ एवरी बिजनेस विल हैव सम ऑफ दी अदर, सम और दी अदर, हर एक बिजनेस में किसी न किसी तरीके की रिस्क तो होती है, किसी न किसी तरीके से रिस्क फैक्टर वहां होता ही है। हाँ, हम क्या कर सकते हैं, हम है ना उसकी जो इंटेंसिटी, उसकी जो ताकत है, पावर है रिस्क की, उसको हम मिनिमाइज करने का काम कर सकते हैं, कम करने का। सो इंटेंसिटी ऑफ रिस्क कैन बी मिनिमाइज, उसको मिनिमाइज किया जा सकता है बट कैन नॉट बी अवॉइडेड, लेकिन हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं, हम उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। नाउ सर्टेन फैक्टर्स आर बियॉन्ड द कंट्रोल, क्योंकि क्या होता है, इसका कारण क्या होता है कि कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो बिजनेसमैन के हाथों में नहीं होते। भाई वो अगर मान लीजिए किसी कंज्यूमर का फ्लेवर चेंज हो गया, चॉइस चेंज हो गई, चेंजेस इन कंज्यूमर्स, और लेकिन बिजनेसमैन ने तो खरीद के रखा हुआ है या उसने प्रोड्यूस करके रखा हुआ है, तो उस माल का वो क्या करेगा, चेंज इन फैशन हो गया, तो इट इज लाइक चेंजेस इन कंज्यूमर टेस्ट, देन लाइक्स एंड डिसलाइक्स, देन फैशन चेंज हो गई, चेंजेस इन द मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन हो गया, आग लग गई, चोरी हो गई, नेचुरल कैलेमिटीज आ गए, तो ये सबको क्या बिजनेसमैन के हाथ में थोड़ी ना होता है, तो इन सबको अवॉइड नहीं किया जा सकता है। हाँ, मिनिमाइज कर सकते हैं कि हम है ना टाइमली रिसर्च कर हम फाइंड आउट करें कि भाई है ना कंज्यूमर की चॉइस क्या है, उनको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, क्या फैशन में चल रहा है, तो मार्केट सर्वे करते हुए हम फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन हम है ना पूरा का पूरा इसको रिमूव नहीं कर सकते, इसको अवॉइड नहीं कर सकते। तो नो बिजनेस इज फ्री फ्रॉम द अबव फैक्टर्स, कोई भी बिजनेस ये जो फैक्टर्स है लाइक्स डिसलाइक वाला, कंज्यूमर्स के टेस्ट में चेंजेस आना, फैशन हुआ, चेंजेस इन मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन हुआ,
आग लग जाना, चोरी हो जाना, क्योंकि आप लोग न्यूज सुनते होंगे तो आप लोगों को पता है कि ये सब चीजों को है ना, ऐसा नहीं है कि कोई बोलेगा कि नहीं मेरे तो बिजनेस में कभी कोई नुकसान हो ही नहीं सकता, तो ये अनअवॉइडेबल नहीं है, मतलब आप पूरा का पूरा उसको अवॉइड नहीं कर सकते हो, इसलिए हम बोल सकते हैं हेंस रिस्क इज इनएविटेबल, मतलब आप उसको रिमूव नहीं कर सकते हो, पूरा का पूरा अवॉइड नहीं कर सकते हो इन बिजनेस एक्टिविटीज में। नाउ उम्मीद है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट है ना समझ में आ रहा है, आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। नाउ फोर्थ जो है जस्टिफिकेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड इन एंटरपोर्ट ट्रेड। तो यहाँ पर एंटरपोर्ट ट्रेड मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट, पहले तो आप इंपोर्ट करो और फिर उसको एक्सपोर्ट करो, तो यहाँ पर है ना इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रेड का कॉम्बिनेशन है एंटरपोर्ट ट्रेड। तो पहले तो आपको मीनिंग लिखना होगा कि व्हेन फॉरेन ट्रेड क्या होता है, क्योंकि ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो फॉरेन ट्रेड हुआ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड एंटरपोर्ट ये सब फॉरेन ट्रेड के टाइप्स हो गए। तो यहाँ पे व्हेन ट्रेड टेक्स प्लेस बिटवीन, जब ट्रेड होता है डिफरेंट कंट्रीज के बीच में तो उसे बोला जाता है फॉरेन ट्रेड, दैट इज नोन एज फॉरेन ट्रेड। एंड फिर आप इंपोर्ट ट्रेड का मीनिंग लिख दोगे कि व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज आर परचेज्ड, इंपोर्ट मतलब हम दूसरी कंट्री से परचेज करते हैं, तो परचेज फ्रॉम अनदर कंट्री, इट इज कॉल्ड एज इंपोर्ट ट्रेड। देन बाद में आप मीनिंग लिख दोगे एक्सपोर्ट का क्या मतलब है, तो व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड टू फॉरेन बायर्स, जब गुड्स एंड सर्विसेज बेचा जाता है तो मतलब एक्सपोर्ट किया, जैसे यहाँ से रत्नागिरी के हापुस है वो एक्सपोर्ट होते हैं फॉरेन कंट्रीज को, तो मतलब बेचा है हमने फॉरेन कंट्री को। तो आपको जनरल भाषा में, लैंग्वेज में आपको है ना ये जो सिंपल लैंग्वेज में सरल भाषा में समझना है कि भाई सोल्ड मतलब बेचा है, तो मतलब फॉरेन कंट्रीज को बेचा है, उसका मतलब होता है एक्सपोर्ट। तो व्हेन goods and services are sold to foreign buyers then it is called as export trade. Now interport trade क्या होता है, तो interport trade involves, ये involve करता है importing of goods, goods को पहले तो import करो from one country, एक country से import करो and reselling, और बाद में उनको resell करो, ये वाले जो goods है जो import किए उसको resell करो to another country। तो ये क्या किया जाता है, इसकी कुछ रीपैकिंग की जाती है, कुछ चेंजेस किए जाते हैं, पैकेजिंग को चेंज किया जाता है और फिर बाद में ना रीसेल कर दिया जाता है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे इंडियन सेलर है वो इंपोर्ट करते हैं गुड्स फ्रॉम जापान, जापान से इंपोर्ट करते हैं, सेलर इंपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम जापान एंड फिर है ना उसको री एक्सपोर्ट कर देते हैं सेम गुड्स को अदर अफ्रीका में, अदर कंट्रीज में वो लोग है ना एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे ना पैकेजिंग वगैरह में उसकी रीपैकिंग बहुत सारी चीजें होती है जो थोड़े थोड़े चेंजेस के बाद में है ना वो लोग रीसेल करते हैं सेम प्रोडक्ट्स को। तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको बोला जाता है एंटरपोर्ट ट्रेड, कि इंपोर्ट कर कर एक्सपोर्ट कर देना, इंपोर्ट कर कर एक्सपोर्ट कर देना। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है वो है ना हमने जस्टिफाई किया कि हेंस कॉम्बिनेशन ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड इज एंटरपोर्ट ट्रेड, ये एंटरपोर्ट ट्रेड हो गया। नाउ फिफ्थ यहाँ पर जो जस्टिफिकेशन है वो है ट्रांसपोर्ट क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी, ट्रांसपोर्ट प्लेस यूटिलिटी को क्रिएट करता है। तो यस आंसर में ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है वो प्ले करता है, सपोर्टिव रोल प्ले करता है टू एंश्योर स्मूथ ट्रेडिंग एक्टिविटीज एकदम स्मूथली हो पाए। तो ये जो प्लेस यूटिलिटी ट्रांसपोर्ट, ये ट्रांसपोर्ट है, ये ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के अंडर में आता है, इसीलिए हम पहले तो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या है वो हम लिखेंगे। तो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड प्ले सपोर्टिव रोल, ये सपोर्टिव रोल प्ले करता है टू एंश्योर स्मूथ ट्रेडिंग एक्टिविटीज एंड ट्रांसपोर्ट क्या है इज वन ऑफ द ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ये एक ऑक्सिलरीज टू ट्रेड हो गया। अभी द गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एट वन प्लेस, अभी हम सभी जानते हैं एक जगह पे गुड्स बन रहे हैं तो वहां के वहां कंज्यूमर खरीद रहे हैं, सारा मार्केटिंग वहीं पे मतलब सब कंज्यूम हो रहा है, ऐसा नहीं है ना, उसकी डिमांड तो बहुत वाइड एरिया में स्प्रेडेड रहती है, राइट। जैसे कि अनाज खेतों में उगने के बाद में मार्केट तक पहुंचता है, तो उसी तरीके से गुड्स है ना फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस होने के बाद मार्केट तक पहुंचाने का काम कौन करेगा, तो ट्रांसपोर्ट करेगा। तो यहाँ पर द गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एट वन प्लेस बट दे आर डिमांडेड ओवर अ वाइड एरिया, वाइड एरियाज में इनकी डिमांड होती है। सो गुड्स आर टू बी सेंट टू डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग जगह पे भेजने के लिए वेयर दे आर डिमांडेड
भेजने पड़ते हैं, जहां पर उनकी डिमांड आती है वहीं पे इनको सप्लाई करना पड़ता है। तो जो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जैसे ये एयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू, रेल वे के थ्रू, रोड ट्रांसपोर्ट के थ्रू भेजा जाता है ना, तो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेट। इवन ये जो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, जैसे कोई बस से फैक्ट्री तक पहुंचता है, अपनी ऑफिस तक पहुंचता है, कोई रेलवे का सहारा लेता है, तो मूवमेंट ऑफ जो मैन एंड मटेरियल है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उसमें भी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सपोर्ट करता है। तो ये प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करता है। सो प्लेस यूटिलिटी का मतलब क्या है, अभी आपको लिखना होगा। तो प्लेस यूटिलिटी इज अ यूटिलिटी, ये वो यूटिलिटी है, यूटिलिटी मतलब यूजफुलनेस ऑफ अ कमोडिटी। यूटिलिटी का मतलब होता है भाई यूजफुलनेस ऑफ अ थिंग, कमोडिटी। तो ये जो है ना यूजफुलनेस को क्रिएट करता है थ्रू अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल है उनको है ना ये क्रिएट करके देने का, अवेलेबल करके देने का काम करता है प्लेस यूटिलिटी एट अ पर्टिकुलर प्लेस, जहां पर उसकी डिमांड होती है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि दस ट्रांसपोर्ट क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी। इसीलिए हम बोलेंगे कि भी ट्रांसपोर्ट है वो प्लेस यूटिलिटी को क्रिएट करता है। नाउ 6 यहाँ पर है कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज टेक प्लेस बिफोर कॉमर्स। तो जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज है वो कॉमर्स के पहले स्टार्ट होती है, स्टार्ट से इट्स रोल, अपना रोल स्टार्ट करती है। यस, तो ऑब्वियसली जब कुछ प्रोड्यूस होगा ही नहीं तो कॉमर्स किस चीज का होगा, ट्रेड किस चीज का होगा, और ऑक्सोलिस टू ट्रेड किस चीज की होगी। तो यहाँ पर पहले हमको लिखना है कि बिजनेस एक्टिविटीज में भी ब्रॉडली, इनको हम ब्रॉडली क्लासीफाई कर सकते हैं 2 कैटेगरीज में। तो ये जो इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्स है ये बिजनेस के 2 कैटेगरीज है। तो यहाँ पर 2 कैटेगरी हो गई, नेमली इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री का मतलब क्या है, तो इंडस्ट्री इंप्लाइज द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये वो इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब जिसमें पैसा अर्न किया जाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट आर एसोसिएटेड मतलब रिलेटेड विद द कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज, कि जो अवेलेबल रिसोर्सेज है, रॉ मटेरियल्स है, उनको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है, रिसोर्सेज इनटू गुड्स दैट आर रेडी फॉर यूज। तो उनको फाइनल गुड में, फिनिश गुड्स में उसे ना प्रोड्यूस किया जाता है। एंड कॉमर्स का मतलब क्या है वो लिखेंगे। तो कॉमर्स इज दैट पार्ट, ये वो पार्ट है बिजनेस एक्टिविटी का विच इज कंसर्न विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वो है ना रिलेटेड है, कंसर्न है गुड्स एंड सर्विसेज से, जो कि है ना इंडस्ट्री प्रोड्यूस करते, प्रोड्यूस बाय इंडस्ट्री। नाउ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ये है ना इट कैन टेक प्लेस ओनली आफ्टर देयर प्रोडक्शन। ये है ना प्रोडक्शन के बाद में, आफ्टर देयर प्रोडक्शन ओनली इट कैन टेक प्लेस, क्योंकि प्रोडक्शन नहीं होगा तब तक आप डिस्ट्रीब्यूट क्या करोगे। हेंस इसलिए हम बोल सकते हैं कि भाई इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज टेक प्लेस, मतलब ये है ना पहले होती है, कॉमर्स से पहले स्टार्ट होती है, बिफोर कॉमर्स स्टार्ट्स इट्स रोल। कॉमर्स अपना फंक्शन स्टार्ट करता है, अपना रोल स्टार्ट करता है, उससे पहले इंडस्ट्रियल एक्टिविटी पूरी होती है। नाउ 7th वन, अवेलेबल रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड टू इट्स मैक्सिमम। जो रिसोर्सेस है उसको मैक्सिमम यूज करना चाहिए। तो हाँ, रिसोर्सेस का मतलब क्या है, तो रिसोर्सेस रेफर टू ऑल दोज फैक्टर्स, ये वो सारे फैक्टर्स है, एलिमेंट्स है जिन्हें हम यूज करते हैं, इनपुट एज अ इनपुट यूज किया जाता है। सो विच आर द यूज्ड एज अ इनपुट फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज को कैरी आउट करने के लिए। सो रिसोर्सेस आर ऑलवेज स्केर्स। रिसोर्सेस ऐसा नहीं है कि भारी मात्रा में अवेलेबल है नेचर में, नहीं, वो स्केर्स है। तो द डिमांड फॉर रिसोर्सेज इज मोर, रिसोर्सेज के लिए जो डिमांड है वो ज्यादा होती है, एंड उसकी जो अवेलेबिलिटी है मतलब उसका सप्लाई है वो कम है। इकोनॉमिक टर्म में हम सप्लाई बोलेंगे तो वो कम है, रिसोर्सेज का इज लेस। सो इट इज रिक्वायर्ड टू पुट रिसोर्सेज टू द बेस्ट पॉसिबल यूज। तो उन्हें हमें ना बेस्ट पॉसिबल यूज मतलब बेस्ट पॉसिबल यूज उनका करना है, वेस्टेज नहीं होना चाहिए, वेस्टेज नहीं होना चाहिए, हमको बेस्ट पॉसिबल यूज इनका रिसोर्सेज का बेस्ट पॉसिबल यूज करना होता है। एंड यहाँ पर ये जो है कि भी यहाँ पर जैसे बोला है कि इट इज रिक्वायर्ड टू पुट बेस्ट मतलब इट इज रिक्वायर्ड टू पुट रिसोर्सेज टू द बेस्ट पॉसिबल यूज, एंड जो एफर्ट्स है नीडेड टू बी टेकन टू अवॉइड वेस्टेजेस। भाई हमको है ना मेहनत करनी होगी कि हम वेस्ट नहीं करें, वेस्टेज को अवॉइड करने के लिए हमको, उसके लिए भी हमको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वेस्ट नहीं होना चाहिए। सो व्हेनेवर पॉसिबल रिसाइकलिंग, अगर पॉसिबल हो तो रिसाइकल करना है, रीयूजिंग करना है। जैसे ये जो प्लास्टिक्स वगैरह की रीयूज के लिए बोलते हैं, ये बहुत अवेलेबल है, फिर भी ये नेचर के लिए हार्मफुल है। देन कई चीजें है कि भाई रिसाइकल करने के लिए बोलते हैं, जैसे पेपर्स है, पेपर इंडस्ट्री है, तो पेपर्स बनाने वाली इंडस्ट्री जो ओल्ड पेपर्स है उसको रिसाइकल करके यूज करते हैं। तो एंड रीयूजिंग द रिसोर्सेज शुड बी कंसिडर्ड
considered by businesses. Thus available resources should be used to its maximum. अभी इसके लिए एक नया टर्म भी आया है, मैक्सिमम के बदले ना ऑप्टिमम यूज वर्ड भी आया है. तो ये मैक्सिमम मतलब उसका ज्यादा से ज्यादा इस तरीके से उपयोग करना कि भी वेस्टेज नहीं हो, ये याद रखते हुए आपको इसको जस्टिफाई करना है स्टेटमेंट को. नाउ 8th वन यहाँ पे होलसेलर इज अ लिंक बिटवीन रिटेलर एंड मैन्युफैक्चरर. तो यस, होलसेल ट्रेड मतलब क्या, इज वन ऑफ द टाइप ऑफ होम और इंटरनल ट्रेड. पहले तो ये होम और इंटरनल ट्रेड का टाइप हो गया. दूसरी बात, इन होलसेल ट्रेड क्या होता है, गुड्स आर परचेज एंड सोल्ड इन बल्क. भारी मात्रा में गुड्स परचेज किया जाता है एंड फिर बेचा जाता है. नाउ जो होलसेलर होता है वो लार्ज क्वांटिटीज परचेज करता है प्रोड्यूसर से, फ्रॉम प्रोड्यूसर से परचेज करता है एंड सेल्स इन स्मॉल क्वांटिटीज टू रिटेलर्स, और फिर है ना अलग अलग रिटेलर्स को स्मॉल क्वांटिटीज में वो बेचता है. हेंस इसीलिए हम बोल सकते हैं कि होलसेलर इज द लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड द रिटेलर. नाउ 9th वन यहाँ पर कि बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो जितना भी ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज, पहले तो हम ऑल एक्टिविटीज परफॉर्म बाय ह्यूमन बीइंग जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करता है उसको हम दो टाइप में क्लासिफाई करते हैं. तो ये आपको स्टार्टिंग में है सबसे पहले, इसी के साथ आप लोगों को है ना क्लासिफिकेशन मतलब आपको पता होना चाहिए कि भाई क्लासिफाई करने में हमने सीखा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटीज को डिवाइड किया हुआ है. तो पहले तो आपको ये लिख देना है कि ऑल एक्टिविटीज परफॉर्म बाय, जो भी एक्टिविटीज कैरी आउट करता है ह्यूमन बीइंग कैन बी क्लासिफाइड एज इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. सो एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व प्रोडक्शन, जो एक्टिविटीज में प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, एंड दैट इज ऑल्सो फॉर मनी एंड मनी इज वर्थ, पैसे के लिए या पैसे के जैसे दूसरे अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए एट ऑल लेवल्स, सारे लेवल्स पे विद इन अ सोसाइटी. तो इट इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ. नाउ इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या करता है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना फैसिलिटेट करता है, हेल्प करता है इन अर्निंग लाइवलीहुड. जीवन नैया तो चलानी है ना, तो उसके लिए ब्रेड एंड बटर का इंतजाम इकोनॉमिक एक्टिविटी करती है. ठीक है, ब्रेड एंड बटर का, चटनी रोटी का इंतजाम इकोनॉमिक एक्टिविटी करती है. तो बिजनेस इज अ सिस्टमेटिक अटेम्प्ट है बाय बिजनेस पर्सन, जो बिजनेस करता है पर्सन, टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज. वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है, और वो किस लिए प्रोड्यूस करता है, ताकि वो मार्केट में सेल कर सके, और सेल करने के बाद उसको प्रॉफिट अर्न हो सके, उससे कुछ फायदा मिले, उसको नुकसान ना हो, उसको नफा मिले, वो है ना नफा तैयार कर सके अपने लिए. हेंस बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज. तो हम बोल सकते हैं कि है ना बिजनेस है ना इकोनॉमिक एक्टिविटीज का पार्ट है. नाउ लास्ट जो यहाँ पर जस्टिफिकेशन है वो 10th की चेंजिंग फैशन, जो फैशन चेंज होते जा रहे हैं इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉज ऑफ बिजनेस रिस्क. बिजनेस रिस्क का ये है ना इम्पोर्टेंट कॉज है, कारण है. तो ये सही बात है, एकदम सही. आजकल आप देखो ना मिनट्स में है ना फैशन चेंज होती है. आज आपने नया कुछ लिया, आज आपने मोबाइल खरीदा, कल नया मोबाइल आ जाएगा विथ नई फीचर्स के साथ, नई टेक्नोलॉजी के साथ. तो ये जो चेंज इन फैशन हो गया, ये जो है टेक्नोलॉजी का चेंजेस हो गया, ये भारी रिस्क है बिजनेस के लिए. तो बिजनेस क्या है, बिजनेस इज अ सिस्टमेटिक अटेम्प्ट बाय बिजनेस पर्सन. तो ये आपको बिजनेस के बारे में लिखना है कि बिजनेस का मतलब क्या है, जहां पर प्रोड्यूस होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज एंड उनको सेल किया जाता है मार्केट में टू रीप द रिवॉर्ड बाय वे ऑफ प्रॉफिट. नाउ एवरी बिजनेस, हर एक जो बिजनेस है वो प्रोड्यूस करता है गुड्स एज पर द करंट फैशन. करंट जो मार्केट में है ना, करंट सिचुएशन, करंट मतलब प्रेजेंट में जो फैशन चल रही होती है उसके अकॉर्डिंगली वो लोग प्रोड्यूस करते हैं. नाउ गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड, जो गुड्स बच जाते हैं, जो बिकते नहीं है, अनसोल्ड रह जाते हैं ड्यू टू चेंजेस इन, वो किस वजह से रहते हैं, उसका कारण क्या है, तो फैशन में चेंजेस की वजह से. इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रिस्क इन द बिजनेस. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चेंज इन फैशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रिस्क है बिजनेस के अंदर, इन बिजनेस. एंड यहाँ पर जो बिजनेस द प्रोडक्शन जो होता है वो तो लार्ज क्वांटिटी, ह्यूज क्वांटिटी में होता है. लार्ज क्वांटिटी ऐसा नहीं ना एक दो पीस कोई भी है ना प्रोड्यूस करेगा. ऑब्वियसली है ना गुड्स तो प्रोड्यूस होंगे एंड वो स्टोर होंगे वेयर हाउस में, ताकि है ना सेटिस्फाई कर सके जब भी मार्केट डिमांड आए, मार्केट में जब उस प्रोडक्ट की डिमांड आती है. इफ देयर इज अ चेंज इन फैशन, अगर है ना फैशन में चेंजेस होता है तो ऑल द स्टोर्ड, जितने भी स्टोर्ड गुड्स है बिकम अनसेलेबल, वो अनसेलेबल रह जाते हैं, बिना बिके रह जाते हैं. तो ये जो ड्यू टू अनसेलेबल आइटम्स है
ही मे सफर ह्यूज लॉसेस, तो इसकी वजह से ना ह्यूज लॉसेस होता है बिजनेस को, इसलिए हम बोल सकते हैं हेंस चेंजिंग फैशन, जो चेंजिंग फैशन है इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कारण है, कॉज है, बिजनेस का रिस्क क्रिएट करता है ये चेंज इन फैशन। तो हमको इस तरीके से है ना जस्टिफिकेशंस लिखने की प्रैक्टिस करनी है। आप अभी से 11th स्टैंडर्ड में इनकी प्रैक्टिस रखोगे, कॉन्सेप्ट्स को समझोगे, तो 12th में आप लोगों को डिफिकल्टी नहीं होगी। जैसे कि इस साल अभी आप लोगों को ज्यादा मतलब इतना प्रेशर नहीं है, लेकिन है ना आज अगर आप लूज पड़ जाओगे तो अगले साल आपकी बोर्ड है तो आप लोगों को डिफिकल्ट हो जाएगा। इसीलिए आपको भले है ना कॉलेज में किसी भी तरीके से एग्जाम कंडक्ट हो, भले आपका पोर्शन क्विकली भाग रहा हो, लेकिन आपको सिस्टमेटिकली अपने करियर बिल्डिंग के लिए स्टडी करना है, क्योंकि 12th का जो रिपोर्ट जो आपका मार्कशीट है वो आपको लाइफ टाइम यूज में आता है, करियर बिल्डिंग में बहुत यूजफुल होता है। इसीलिए उसका बेस आपको 11 से ही बनाना है। तो आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा टेक्स्ट बुक रीडिंग भी करनी है और किस तरीके से आंसर्स को प्रेजेंट करने हैं वो आप लोगों को पता होना चाहिए। वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।